हेलो गाइस। आज का जो हमारा कीपैड होगा वो होगा डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फर्स्ट स्पोक इन अ फॉरेन लैंग्वेज। उस टाइम के बारे में बताओ जो आपने पहली बार किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात करी थी। आपको इसमें इंक्लूड करना है व्हेन इट हैपेंड, ये कब हुआ था। वेयर यू वर, आप कहाँ थे जब ये हुआ था। हु यू वर विद, आप किसके साथ थे। व्हाट यू टॉक अबाउट, आपने किस बारे में बात करी थी। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट स्पीकिंग इन दैट फॉरेन लैंग्वेज। और बताओ आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपने बात करी थी एक फॉरेन लैंग्वेज में। तो बढ़ेगी हम इसके आंसर की तरफ, बस पहले हम देखेंगे गुड वोकेबलरी वर्ड्स एंड ईडियम्स जो हम इसके आंसर में यूज़ करेंगे ताकि हमारे बैंड का जो स्कोर है वो अच्छा आए, कम से कम 7 या 8 तो आएगा। तो पहला होगा ब्रेक द आइस। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ कंफर्टेबल वे, मतलब किसी के साथ फ्रेंडली होना, किसी का कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, बात स्टार्ट करना किसी के साथ। ऑन क्लाउड नाइन, इसका मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी। ये भी एक ईडियम होता है, मतलब बहुत खुश जब होता है ना तो हम कहते हैं ही इज़ ऑन क्लाउड नाइन। एट फर्स्ट ग्लांस, ये भी एक ईडियम है, मतलब वैन यू सी समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो आपने किसी चीज़ को पहली बार देखा हो। बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जो आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हो ना उसको कहते हैं बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब होता है फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन, जो आप किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करते हो। अ टर्निंग पॉइंट, अ मूवमेंट दैट चेंजेस थिंग्स सिग्निफिकेंटली, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब होता है उस पल के बारे में जब चीज़ें एकदम से बदल गई। जैसे कहते हैं ना 1947 इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट तक, क्यों इंडिया को आज़ादी मिली थी उस साल में। इस तरह से स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, ट्राई समथिंग न्यू और चैलेंजिंग, जब आप कुछ नया और कुछ चैलेंजिंग ट्राई करते हो। ओवरकम द हर्डर, टू सक्सेसफुली डील विद अ डिफ़िकल्टी, मतलब जब आपने किसी मुश्किल सिचुएशन पे अपने काबू पा लिया, कोई चैलेंज हो जिसको आपने अचीव कर लिया हो ईजीली। ग्रास्प द बेसिक्स, टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी के बारे में उसके बेसिक्स पता होने चाहिए किसी का, जैसे मैथ्स के बेसिक होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पेव द वे, मेक प्रोग्रेस पॉसिबल, मीन्स अपना रास्ता बनाना, प्रोग्रेस किसी भी चीज़ के आने, मतलब फिजिकल रास्ता नहीं, कि आपका गोल है, गोल की तरफ प्रोग्रेस करना, तभी उसको ऐसे पेव द वे। इसका हम आंसर देखिए अब। I clearly remember the very first time I spoke in a foreign language, and it turned out to be a turning point in my life. मुझे अच्छी तरह याद है वो पहली बारी में जब मैंने बोला था एक फॉरेन लैंग्वेज में, और वो पल एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया था मेरी लाइफ का। It happened about 4 years ago when I was attending a cultural exchange event at my university. ये हुआ था करीब 4 साल पहले, जब मैं अटेंड कर रहा था एक कल्चरल एक्सचेंज इवेंट को मेरी यूनिवर्सिटी में। There were some international students from Spain and I was eager to interact with them. वहाँ पर कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो कि स्पेन से थे, और मैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ईगर था। ईगर मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब उत्सुक था। At first glance, I felt like a fish out of water because I wasn't very confident about my Spanish speaking skills. पहले तो मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई मछली बिना पानी के हो, मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये फिश आउट ऑफ वाटर अभी ईडियम थे जो मैंने देखा था ऊपर, किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉजंट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्पेनिश स्पीकिंग स्किल्स, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था अपने स्पेनिश स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर। स्टिल आई डिसाइडेड टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, फिर भी मैंने डिसाइड फिर भी स्टिल का मतलब फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेप आउट करूँगा ऑफ माई कंफर्ट जोन, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा। And break the ice by greeting them with a simple hola, como estas, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसको हम हेलो हाउ आर यू उस लिए यूज करता है। एंड फिर मैंने आइस ब्रेक करी, मतलब कंफर्टेबल हो गया, उनसे बात शुरू करी बाय ग्रीटिंग देम, उनको ग्रीट करके विद सिंपल होला कोमो एस्तास। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसको हटा दो और सिर्फ आप होला यूज़ कर लो। होला मतलब हेलो।
ओके, दे रिस्पॉन्डेड वार्मली विच इमीडिएटली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। उन्होंने भी अच्छी तरह रिस्पॉन्स किया और इस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। वी टॉक्ड अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स सच एज हॉबीज, फेवरेट फूड एंड how we were adjusting to the new academic environment। तो हमने ना सिर्फ काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी, जैसे कि हॉबीज़, आपका फेवरेट फूड और कैसा रहा एडजस्टिंग टू द न्यू एकेडमिक एनवायरनमेंट, और आपने कैसे एडजस्ट किया ये नए एकेडमिक एनवायरनमेंट में। इवन दो माई ग्रामर वॉज नॉट परफेक्ट एंड माई वोकेबलरी वॉज लिमिटेड, जबकि मेरी ग्रामर परफेक्ट नहीं थी और मेरी जो वोकेबलरी थी ना वो लिमिटेड थी। वोकेबलरी होते हैं वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं। आई मैनेज टू ग्रास्प द बेसिक्स ऑफ द कन्वर्सेशन एंड केप्ट इट गोइंग। मैंने किसी तरह जो समझ गया बेसिक्स को, जो हमारी कन्वर्सेशन थी, हमारी जो बात चली थी उसके बेसिक्स को मैं किसी तरह समझ गया, एंड कीप इट गोइंग, और हमारी बातचीत कंटिन्यू रही। दैट स्मॉल इंटरेक्शन वॉज मोर देन जस्ट अ कैजुअल चैट। वो जो छोटी सी हमने बात करी ना वो बहुत कुछ था, सिर्फ एक कैजुअल चैट के ऊपर, मतलब सिर्फ एक कैजुअल चैट नहीं थी, वो उससे भी काफ़ी बढ़कर था। क्या था वो अब देखेंगे हम आगे। इट रियली पेव्ड द वे फॉर मी टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज स्किल। उस चीज़ ने मेरे रास्ते खोल दिए थे कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ मेरी लैंग्वेज स्किल्स को। I felt on cloud 9 because I had successfully overcome the hurdle of hesitation and fear of making mistakes। मैं क्लाउड 9 पे फील कर रहा था। क्लाउड 9 मतलब होता है ऑन क्लाउड 9 मतलब वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। बिकॉज आई हैड सक्सेसफुली ओवरकम, क्योंकि मैं उस चीज़ से उबर गया था कि हर्डल, हेजिटेशन के हर्डल से और फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स से उबर गया था मैं। ओवरकम का मतलब होता है किसी से उबरना। टू सम अप, स्पीकिंग इन स्पेनिश फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल स्पेनिश में बात करना मेरे पहली बार वो एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, मतलब वो एक्सपीरियंस में कुछ दे के गया था, काफ़ी एनरिचिंग था। इट नॉट ओनली इम्प्रूव माई सेल्फ कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो गेव मी द करेज टू कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इन द फ्यूचर। उसने ना सिर्फ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया था, पर उसने मुझे करेज भी दिया था कि मैं कम्युनिकेट कर सकूँ, बातचीत कर सकूँ उन लोगों के साथ जो डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करते हैं इन फ्यूचर। तो मैं फ्यूचर में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि मैं दूसरे लोगों से जो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो दूसरी लैंग्वेज होते हैं, उनसे ही बातचीत कर सकूँ। हम बढ़ेंगे इसके पार्ट 3 क्वेश्चन में। देखो क्यू कार्ड रटना बहुत ईजी है, वहाँ पर आप इजीली बोल दोगे, लेकिन पार्ट 3 क्वेश्चन ही हमारा बैंड स्कोर डिसाइड करती है, क्योंकि उसको एग्जामिनर को भी पता है पार्ट 3 क्वेश्चंस में बंदा घर से सोच के नहीं आएगा। जो मैं बोलूँगी ना वो नेचुरली जो उसके अंदर एबिलिटी है ना, जिसका इंग्लिश का लेवल है, वो उसी लेवल से बोलेगा। तो पार्ट 3 क्वेश्चंस सुनना, प्रैक्टिस करना और पढ़ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तभी आप वहाँ पे नेचुरली क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो पार्ट 3 क्वेश्चन होगा हमारा पहला, वाई डू पीपल वॉन्ट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। लोग क्यों चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेज को याद करना, मतलब सीखना। वेल देयर आर मल्टीपल रीजन्स, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सम पीपल लर्न अ न्यू लैंग्वेज फॉर एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ बिकॉज इट ओपन्स डोर्स टू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोग सीखते हैं नई लैंग्वेज को अपने एकेडमिक मतलब अपनी पढ़ाई के और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, मतलब अपने कामकाज की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये दरवाजे खोल देती है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के। Others are motivated by cultural curiosity as language help them understand traditions, literature, or even movies in their original form। बाकी जो लोग हैं ना वो इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, कल्चरल क्यूरियोसिटी से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको आती है ना, लैंग्वेज हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज हेल्प करती है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या, ट्रेडिशंस को, उनके लिटरेचर को और उनकी मूवीज़ को ओरिजिनल फॉर्म में। उनकी आपको ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे वहाँ पे लिखी है ना जिस ओरिजिनल कंट्री की वो लैंग्वेज, वो लिटरेचर है या मूवीज़ है या ट्रेडिशंस है, आप अगर आपको उसकी लैंग्वेज आती होगी तो आप इजीली उन सब चीज़ों को समझ लोगे।
Personally, I feel that in today's globalized world, learning a foreign language is almost a necessity because it paves the way for better communication and broader perspectives. पर्सनली मुझे ऐसा महसूस होता है कि आजकल के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक फ़ॉरेन लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक नेसेसिटी है, मतलब ज़रूरी है, क्योंकि ये दरवाजे खोल देती है बेटर कम्युनिकेशन के और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के। हमारी जो सोच है ना वो बड़ी हो जाती है। ऑब्वियसली अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेगा तो उसकी सोच, हिंदी लिटरेचर तो आती ही होगी ना उसको कम से कम, तो इंग्लिश लिटरेचर वाली सोच भी ले लेगा तो उसकी सोच बड़ी हो जाएगी, हिंदी प्लस इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग अ फ्यू फॉर फॉरेन लैंग्वेज? क्या सबसे कठिन पार्ट होता है सीखने में एक फ़ॉरेन लैंग्वेज का? कि अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखोगे तो सबसे कठिन पार्ट क्या होगा उस जर्नी में? इन माई ओपिनियन द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट इज़ फ्लुएंसी। मेरे हिसाब से जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है ना वो है फ्लुएंसी, स्पेशली इन स्पीकिंग, बोलने में फ्लुएंसी। ग्रामर, रूल्स एंड वोकेबलरी कैन बी मेमोराइज विद प्रैक्टिस। ग्रामर के जो रूल्स एंड वोकेबलरी के जो वर्ड्स है ना वो इजीली कोई बंदा रट लेगा, याद कर लेगा। मेमोराइज का मतलब होता है प्रैक्टिस के साथ। बट डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस टू स्पीक नेचुरली टेक्स टाइम। पर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए किसी कॉन्फिडेंस टू स्पीक नेचुरली टाइम लगता है। अनदर हर्डल इज़ प्रोनाउंसिएशन। एक और जो बाधा है वो है प्रोनाउंसिएशन की। सिंस इवन अ स्लाइट मिस्टेक कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी ना पूरे वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देगी। इट रिक्वायर्स पेशेंस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड अबव ऑल द करेज टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। तो हमें ज़रूरत पड़ती है पेशेंस की, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, लगातार प्रैक्टिस की, एंड इससे भी ज़्यादा करेज की, हिम्मत की, कि हम मिस्टेक कर सके और उनसे सीख सके। मिस्टेक करना, उससे सीखना कोई भी कॉवर्ड बंदे का काम नहीं है। इसके लिए करेजियस बंदा चाहिए होता है जिसको पता है कि भाई मिस्टेक तो होगी ही होगी, लेकिन मैं उस मिस्टेक से सीखूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक चिल्ड्रन लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस फास्टर देन एडल्ट्स? वाई? क्या आप ऐसा सोचते हो कि बच्चे फॉरेन लैंग्वेज ईजिली लर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, बड़ों के मुकाबले, और ऐसा क्यों है? येस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। चिल्ड्रन आर लाइक स्पॉन्जेस। चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं। दे कैन एब्जॉर्ब साउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स मोर ईजिली बिकॉज देयर ब्रेन्स आर स्टिल डेवलपिंग। वो ना साउंड को और स्ट्रक्चर को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि उनके जो ब्रेन्स होते हैं ना वो स्टिल डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। दे यूजुअली डोंट ओवर थिंक ग्रामर और वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। वो ओवर थिंक नहीं करते ग्रामर के बारे में और गलतियाँ करने के बारे में, ज़्यादा ओवर सोचते नहीं है वो करने से पहले। विच गिव्स देम एन एडवांटेज। ये उनके लिए एक एडवांटेज होता है। अडल्ट्स ऑन द अदर हैंड मे हैव बेटर डिसिप्लिन एंड स्टडी हैबिट्स। बड़ों के पास चाहे अच्छा डिसिप्लिन होता होगा और स्टडी हैबिट्स होती होगी, बट दे ऑफन फील शाय और हेजिटेंट विच स्लोज डाउन देयर प्रोग्रेस। पर वो शर्माते हैं और झिझकते हैं, इस वजह से उनकी जो प्रोग्रेस है ना वो काफ़ी स्लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू नो मोर देन वन लैंग्वेज इन टूडेज़ वर्ल्ड? कितना ज़रूरी है आज की दुनिया में एक से ज़्यादा लैंग्वेज आना? आई वुड से इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं ऐसा कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल नॉट ओनली एनहांसेस करियर प्रोस्पेक्ट्स बट ऑल्सो फॉस्टर्स क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको 2 लैंग्वेज आती है, किसी बंदे को 2 लैंग्वेज आती है तो वो बायलिंगुअल कहते हैं उस बंदे को। अगर किसी बंदे को 2 से ज़्यादा आती है उसको मल्टीलिंगुअल कहते हैं। अगर आप बायलिंगुअल हो या मल्टीलिंगुअल हो तो ना सिर्फ आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब आपके करियर में ग्रोथ करने के चांसेस एनहेंस हो जाएंगे, पर ये बनाएंगे किस चीज़ को? क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग को। क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग मतलब 2 बंदे किसी डिफरेंट कल्चर से है फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और किसी एक बंदे को या दोनों बंदों को दूसरे बंदे की लैंग्वेज आती होगी। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफन प्रेफर कैंडिडेट्स हु कैन कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जैसे गूगल होगी, फेसबुक होगी या पेप्सी होगी,
वो प्रेफर करती है उन लोगों को जो कम्युनिकेट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। मोर ओवर फ्रॉम अ सोशल परस्पेक्टिव, इसके अलावा मतलब अगर हम सोशली सोचें तो इट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। ये हेल्प करता है तगड़े रिलेशनशिप्स बनाने के लिए उन लोगों के साथ जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इन शॉर्ट, नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज इज़ एन असेट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो अगर मैं कम शब्द में बताऊँ तो अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती होगी तो ये एक असेट होगा, मतलब एक एडवांटेज होगा दोनों तरह से, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब किसी बंदे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती होगी ना तो ये उसके लिए एडवांटेजियस होगा दोनों तरह से, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस? क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है सीखने में फॉरेन लैंग्वेजेस को? आंसर होगा विदाउट अ डाउट, बिना किसी शक के। टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड लैंग्वेज लर्निंग। टेक्नोलॉजी ने ना रेवोल्यूशन ला दिया है लैंग्वेज लर्निंग में। Nowadays, people can use apps, online courses, and even AI-based platforms to practice speaking, listening, and writing. आजकल लोग यूज़ कर सकते हैं एप्स को, एप्लीकेशंस को, ऑनलाइन कोर्सेज को, एंड इवन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ChatGPT हो गया, प्रैक्टिस करने के लिए स्पीकिंग की, लिसनिंग की, एंड राइटिंग की। Social media also connects learners with native speakers, which was almost impossible a few decades ago. जो सोशल मीडिया है ना वो भी कनेक्ट कर सकता है लर्नर्स को नेटिव स्पीकर्स के साथ। मतलब किसी को इंग्लिश सीखनी है ना, किसी को, तो वो इंग्लैंड में रहते हुए बंदों से बात कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि ना कुछ दशक पहले, फ्यू डेकेड्स मतलब कुछ दशक पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आई बिलीव टेक्नोलॉजी मेक्स द लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। मैं सोचता हूँ जो टेक्नोलॉजी है ना वो बनाती है लर्निंग के प्रोसेस को ज़्यादा इंटरेक्टिव और एंगेजिंग। मतलब बंदा ना उसमें बोर नहीं होता, उसको एंटरटेन रहता है, एंगेज रहता है, उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उसी प्रोसेस में लगा रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से सीखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। दो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर स्टिल क्रूशियल। फिर भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एफर्ट्स मारने भी ज़रूरी है, स्टिल क्रूशियल। तो ये था हमारा क्यू कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड है। आई होप कि आप इसको 2-4 बार पढ़ो, हो सके तो एक बार लिखो और 5-6 बार पढ़ो, बोल के प्रैक्टिस करो, 5-6 बार बोल के प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये कर लिया ना तो वहाँ पे आपका नेचुरली आपके मुंह से क्यू कार्ड और उसके आंसर्स ईजिली निकलेंगे और आपको कम से कम 8 या 7.5 से कम बैंड मिल ही नहीं सकते हैं। कट।